हेलो डियर, वेलकम टू फिनिक्स एडू। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 11th पीएबीटी सॉल्यूशन को, राइट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 जो है वो क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 51 कहता है अ सैंपल ऑफ प्योर कार्बन डाइऑक्साइड इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स कंटेनिंग 27.27% कार्बन एंड 72.73% ऑक्सीजन द डेटा सपोर्ट। तो ये डेटा सपोर्ट कर रहा है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन को, राइट। तो आप इसको कैसे बताओगे? तो देखो ज़रा, जो हमारा कार्बन का परसेंटेज कार्बन डाइऑक्साइड में है वो कह रहा है 27.27 है। तो CO2 में कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम होता है। और CO2 का मोलर वेट कितना होता है? 44 इंटू 100 करोगे, राइट। तो कार्बन परसेंटेज जो है वो 27.27 ही आएगा। और जब आप इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज देखोगे तो ऑक्सीजन का वेट कितना है? 32 हो जाएगा। और 44 से आप डिवाइड करोगे, इंटू 100 करोगे, तो ये आपका 72.73%, राइट। तो एक कंपाउंड में जो रिस्पेक्टिव एलिमेंट हैं वो बाय मास जो है उनका प्रोपोर्शन कैसा होता है? फिक्स होता है, उनका रेशियो हमेशा फिक्स होता है, राइट। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। Assuming fully decomposed the volume of CO2 released at STP on heating 9.85 gram of barium carbonate, atomic mass of barium will be, right। तो बेरियम कार्बोनेट जो है वो डिकम्पोज हो रहा है। तो बेरियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये देगा हमको बेरियम ऑक्साइड देगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, राइट। तो वो कहता है कि STP पे जब आप हीट कर रहे हो, ठीक है, तो इतने ग्राम बेरियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, तो 9.85 ग्राम बेरियम कार्बोनेट हीट कर रहे हो, तो डिकम्पोज्ड जो है वो CO2 कितना रिलीज होगा। तो इसका वॉल्यूम जो है, रिलीजिंग वॉल्यूम बताना कितना होगा, हमको नहीं पता कितना होगा, राइट। ओके, तो अब हम रिलेशन देखते हैं, ठीक है। रिलेशन क्या है? ये 1 मोल है, तो 1 मोल बेरियम कार्बोनेट का मास कितना होता है? तो बेरियम का मास तो 137 जो है यहाँ पे गिवन है। कार्बन का मास जो है वो 12 है। ऑक्सीजन जो है वो 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17, ठीक है, और ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 197, ठीक है, ग्राम जो है वो इसका मोलर वेट है। तो 1 मोल मतलब 197 ग्राम जब डिकम्पोज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाय वॉल्यूम जो है STP पे 22.4 लीटर जो है वो हमको मिलती है, राइट। तो जब 9.85 ग्राम जो है वो डिकम्पोज होगा तो वॉल्यूम जो है वो कितना होगा, हमको यही तो निकालना है। तो ये रेशियो और ये रेशियो हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा वॉल्यूम? 22.4 इंटू 9.85 अपॉन 197, राइट। तो बस ये वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेटर ले लेते हैं तो जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो हमारे पास है 22.4 इंटू 9.85, ठीक है, डिवाइड करोगे 197 से तो 1.12 लीटर आ जाएगा। तो 1.12 लीटर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम जो है वो 1.12 लीटर जो है वो आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H3PO4? ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड कहलाता है और ये इसकी मोलैरिटी गिवन है और हमको नॉर्मेलिटी जो है वो बतानी है। तो नॉर्मेलिटी जो होता है दैट इज़ द मोलैरिटी इनटू n फैक्टर,
ठीक है। तो मोलैरिटी जो है वो आप इसको नमन याद रखना, तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, तो नमन, ठीक है ना। तो मोलैरिटी जो है वो कितनी है भाई, 1 दी गई है, और एन फैक्टर जो है वो H3PO4 के लिए हम देखते हैं तो फॉस्फोरस या ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो एन फैक्टर यहाँ पे 3 होगा, क्योंकि हमारा ये एसिड है, 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जो है वो अवेलेबल है, तो नॉर्मेलिटी जो है वो यहाँ पे 3 हो जाएगी, राइट। आगे बढ़ते हैं। 6.02 इंटू 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ इट्स सॉल्यूशन, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज, तो हमको मोलैरिटी बतानी है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो मोलैरिटी में बताना। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है ना। तो हमको मोल जो है वो बताने हैं, और मोल हम बताएंगे, तो ये यहाँ पे हमको मॉलिक्यूल्स गिवन है, तो N/Na ये हमारा मोल होता है, तो 6.02 10 की पावर 20 और 6.02 10 की पावर 23, राइट। तो ये हमारा 10 की पावर -3 जो है वो हमारा मोल हो जाएगा, तो 10 की पावर -3 तो हमारा मोल है, और वॉल्यूम कितना है, 100 मिलीलीटर है, और हमें 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारा जो है वो मोल पर लीटर जो है वो हो जाएगा, राइट। तो ये से तो ये हमारा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 10 की पावर -2 मतलब कि 0.01 जो है वो मोलैरिटी आ जाएगी, तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ 42.1% कार्बन, 6.4% is hydrogen and remaining is oxygen. If its molar weight is 342, then its molecular formula is, तो देखो 342 मोलर मास जो है वो किसका होता है, शुगर का होता है, ठीक है ना। तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो C12H22O11 ये है। अब इसमें जो है वो हमें देखना है, वो कहता है इतने परसेंटेज कार्बन का है, तो क्या वाकई में कार्बन का परसेंटेज इतना है, तो हम तुरंत ही परसेंटेज देख लेंगे। तो कार्बन इसमें कितना है, 12 ग्राम इंटू 12 करोगे, टोटल वेट कितना है 342 इंटू करोगे 100, राइट। तो कार्बन परसेंटेज जो है वो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कार्बन का परसेंटेज जो है वो 42.1% जो है वो आ जाएगा। देख लेते हैं एक बार कैलकुलेट करके, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो 144 डिवाइडेड बाय 342, ठीक है, इंटू 100 करोगे तो आपका जो है वो 42 ठीक है, तो ये आपका 42.1% जो है वो आ जाएगा। तो बस आपका आंसर जो है वो डी एकदम करेक्ट है, राइट। तो आपने मोलर मास देखा और आपने परसेंटेज चेक कर लिया कि हाँ बस यही है फॉर्मूला। आगे देखते हैं। द हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, तो हीलियम एटम हमको जो है वो चाहिए 4u ऑफ हीलियम, तो 4u हीलियम में जो है वो एक एटम जो है वो होगा, ठीक है। तो एक एटम यूनिफाइड मास जो है वो एक एटम के लिए होता है और हीलियम का मास जो है वो 4 होता है, ओके। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, तो 4 ग्राम मतलब 1 मोल का मास होता है, ठीक है ना। तो ग्राम मतलब मोलर मास होता है, तो 4 ग्राम मतलब 1 मोल हीलियम का मास 4 ग्राम है, और नंबर ऑफ एटम उसमें कितने होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम एट STP, तो इसमें एटम कितने हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ एटम n अपॉन Na V/V0, ठीक है। तो n हमको चाहिए, तो वॉल्यूम कितना दिया है V/V0 इंटू Na होगा, तो n हमको चाहिए, तो वॉल्यूम कितना दिया है भाई 2.271, ठीक है, और 22.4 इंटू Na 6.02 10 की पावर 23, ठीक है ना। तो इतने एटम्स जो है वो हो जाएंगे यहाँ पे, और 4 मोल ऑफ हीलियम में नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 6.02 10 की पावर 23 इंटू Na,
ठीक है, इंटू 4 करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम मोल 4 दिए हैं, तो n/Na हमें तो n चाहिए, तो क्या होगा मोल इंटू Na। तो सबसे ज़्यादा एटम आपको यहीं पे नज़र आएंगे, तो ये वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ एन एटम इज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो एटम जो है वो हमारा जो होता है, एटम का साइज़ जो होता है वो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और ये 10⁻⁻8 सेंटीमीटर कर लोगे। और जो न्यूक्लियस होता है वो होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसको हम, ये हमारा 1 फर्मी के इक्वल होता है, ठीक है ना। और ये 10⁻13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बस आपका -8 सेंटीमीटर, क्योंकि एटम का साइज जो है वो पूछा है। आगे बढ़ते हैं। बोर्स मॉडल कैन एक्सप्लेन। तो बोर्स मॉडल जो है वो क्या एक्सप्लेन करता है? तो बोर्स मॉडल जो है वो यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के स्पेक्ट्रम को जो है वो एक्सप्लेन करता है। तो स्पेक्ट्रम ऑफ एटम और आयन कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन ओनली, ठीक है ना। तो ये हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है। हीलियम +1 के लिए कर देगा, लिथियम +2 के लिए कर देगा, और बेरिलियम +3 के लिए कर देगा। तो जिस भी स्पीसीज़ में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उन स्पीसीज़ के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को या जो है वो एक्सप्लेन कर देगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इफ़ चेंज इन एनर्जी, डेल ई जो है वो कितना है 3 × 10⁻⁻8 जूल। एच की वैल्यू गिवन है, ठीक है, और सी की वैल्यू गिवन है। देन वेवलेंथ क्या होगी? तो डेल्टा ई इक्वल टू hc/λ। हमें वेवलेंथ जो है वो चाहिए है, तो क्या हो जाएगा hc/del ई। तो h की वैल्यू कितनी है 6.6 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, ठीक है, इंटू c की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ओके। और एनर्जी कितनी है? एनर्जी है 3 × 10⁻⁻8, ठीक है। ये 3 से हमारा ये 3 कैंसिल हो गया, 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻16 बच जाएगा, ठीक है ना। मीटर से ये मीटर था, तो मीटर से मीटर कैंसिल, सेकंड से ये तुम्हारा सेकंड जो है वो, सॉरी ये तो आपका जूल में होगा, ठीक है, ये यूनिट तो सॉरी जूल में होगी। तो जूल से आपका जूल कैंसिल, सेकंड से आपका सेकंड कैंसिल, और ये आपका मीटर पर सेकंड था, तो सेकंड से ये सेकंड, जूल से जूल कैंसिल, ओके। अब देखो ज़रा कितना आएगा, ये आएगा 6.6 × 10⁻16 जो है इसमें से हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो -18 जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इतना जो है वो मीटर हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो इतना मीटर जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब चूंकि एंगस्ट्रॉम में गिवन है, तो 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10⁻10 मीटर होता है, और हमें एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो कन्वर्जन यूनिट बनेगा 1 एंगस्ट्रॉम, ये मीटर 10⁻10 मीटर नीचे, इंटू 6.6 × 10⁻18। तो ये ऊपर जाएगा तो ये -8 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो 6.6 × 10⁻8 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। अब यूनिट, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो -8 मतलब आपका ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इतना एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कहाँ पर है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो कहाँ पे है? तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हमारी यहाँ पे है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, केवल यहाँ पे ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, ये इधर पे चला गया, मतलब इसको हमने जो है वो एनर्जी सप्लाई करी, तब इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर पे जो है वो पहुंचा होगा, राइट। तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो इधर पे होगी। आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर एंड आर रेडियल डिस्टेंस इज शोन बिलो दिस रिप्रेजेंट, ठीक है ना। तो ये जो ग्राफ होगा आपका, ये ग्राफ जो है वो 2s ऑर्बिटल के लिए है, राइट। तो यहाँ पे जो है वो चूँकि एक ही नोड है, इसलिए ये 2s ऑर्बिटल के लिए ही बनेगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। असर्शन में एटम आर नॉट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। और रीज़न क्या दे रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट।
तो एटम आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो इसमें नॉट लिखा है, तो ये तो भाई गलत हो गया, ठीक है। और रीजन क्या कह रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर डिफरेंट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम होते हैं। तो हमारा ये दोनों असर्शन एंड रीजन जो है वो दोनों इनकरेक्ट है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर of the element which is just below the above element in the periodic table। तो ये एटॉमिक नंबर किसका है, तो यहाँ तक ये 10 हो गया और ये 15, तो ये फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर नाइट्रोजन होगा 7 और इसके नीचे क्या है, आर्सेनिक है और ये 33 है, ठीक है ना। तो ये जो एलिमेंट है इससे जस्ट अबव है, तो मतलब आपका 33 एटॉमिक नंबर होना चाहिए, ठीक है, जिसके ऊपर जस्ट जो है वो ये वाला एलिमेंट जो है वो प्लेस्ड है, ठीक है ना। तो आपका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज न्यूट्रल, तो न्यूट्रल ऑक्साइड में आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड H2O NO N2O, ये जो है वो हमारे ऑक्साइड कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। तो ये ऑक्साइड हमारे न्यूट्रल हैं और ये ऑक्साइड जो है हमारे टिन ऑक्साइड ये और ये सब एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं। सारे के सारे ऑक्साइड जो है वो तीनों ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर जो है वो हमें बताना है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो क्लोरीन की ज़्यादा फ्लोरीन से, सल्फर की ज़्यादा ऑक्सीजन से, राइट। तो अगर हम देखें तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस ये ग्रुप 15 की बात करते हैं, 16 में ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया, 17 में जो है वो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट होता है ये सेकंड पीरियड है, ठीक है, और ये थर्ड पीरियड है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थर्ड पीरियड की जो है वो सेकंड पीरियड से ज़्यादा होती है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है फ्लोरीन से ज़्यादा, ठीक है। और इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा और फॉस्फोरस की नाइट्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो क्लोरीन की जो है वो फ्लोरीन से ज़्यादा है और सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, बस ये ऑर्डर जो है वो चलेगा। अगर हम इनमें कंपेयर करें तो सल्फर की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से कम होती है, ठीक है ना। ओके, तो ऑर्डर आपका नज़र आ गया। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन पेंट 4 इन 1 आइन, तो पेंट मतलब होते 5 कार्बन, तो हमने 5 कार्बन जो है वो बनाए, ठीक है। सभी को सिंगल बॉन्ड से जो है वो हम अटैच कर देते हैं। वो कहता है 4 इन है, मतलब हम यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर पे इन है मतलब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड लगा दिया। 1 नंबर पे आइन है तो 1 नंबर पे हम यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं, ओके। अब हमें क्या करना है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब कार्बन की बैलेंसीज जो है वो हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर देते हैं, तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड कर दो भाई। तो कार्बन यहाँ पे तो एक ही हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आ पाएगा और यहाँ पे जो है वो 2 हाइड्रोजन होंगे, ओके। तो अब सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लेते हैं, तो 1 सिग्मा 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो सिग्मा बॉन्ड जो है वो आपके कितने हैं, 10, और पाई बॉन्ड जो है वो कितने हैं वो काउंट कर लेते हैं। तो पाई बॉन्ड अगर आप काउंट करेंगे तो ये पाई और ये पाई, 2 पाई तो ये हो गए और 1 पाई हो गया इधर, तो 3 पाई जो है वो बॉन्ड आपको नज़र आएंगे, राइट। तो 10 सिग्मा और 3 पाई मतलब आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। What is the hybridization state of बेंजाइल कार्बोनियम आयन, तो बेंजाइल कार्बोनियम आयन तो ये हमारा जो है CH2 और ये हमारा, ठीक है, कार्बोनियम आयन हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम ऐसे बना सकते हैं, ये C, ये 2 H और ये पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे देखो कार्बोनियम आयन 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन में होगा। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब आपका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आगे देखते हैं। रैंक द फॉलोइंग एल्काइल रेडिकल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, ठीक है, लीस्ट और मोस्ट।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें लीस्ट से मोस्ट की तरफ जो है वो हमें आगे चलना है। तो देखो ज़रा यहाँ पे जो है वो हमें स्टेबिलिटी बतानी है, ये फ्री रेडिकल है, ठीक है। फ्री रेडिकल जो है वो इसकी हमें स्टेबिलिटी जो है वो बतानी है। तो सबसे ज़्यादा देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो ये साइक्लोहेक्सेन रिंग है और यहाँ पे जो है वो रेडिकल है और यहाँ पे जो है वो फिनाइल मतलब एक बेंजीन की रिंग जो है वो अटैच्ड है। तो अब ये रेडिकल जो डबल बॉन्ड इधर आएगा तो रेडिकल इधर चला जाएगा, राइट। तो रेडिकल पूरे उसमें जो है वो कॉन्जुगेशन में है, तो कॉन्जुगेशन में तो इसकी स्टेबिलिटी जो है ज़्यादा होगी। अब देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे रेडिकल जो है इस पाई बॉन्ड के साथ में, ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा तो रेडिकल इधर आ जाएगा, राइट। तो ये ऐसा बन जाएगा आपका, ठीक है। ये रेडिकल आ जाएगा और पाई बॉन्ड इधर बन जाएगा, राइट। तो ये कॉन्जुगेशन में है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो 2 होगा, फिर 4 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे तो दोनों में कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन ये 2 डिग्री रेडिकल है और ये जो है वो 1 डिग्री है, तो फिर जो है वो थर्ड एंड फिर लास्ट में 1 आएगा, तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना है, 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री रेडिकल है, ठीक है ना। यहाँ पे कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कॉन्जुगेशन कम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड इन इथेन गिव्स एन इंटरमीडिएट इन विच कार्बन इज। तो देखो होमोलिटिक फ्यूजन अगर हम देखें तो CH3 CH3, ठीक है। तो होमोलिटिक फ्यूजन में CH3 ये फ्री रेडिकल जो है वो बनेंगे, तो कार्बन ये 3 हाइड्रोजन हैं और एक रेडिकल है, तो सिग्मा 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 3 सिग्मा मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आपका ये हो जाएगा, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड जो है वो हो जाते हैं। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक। तो मोस्ट एसिडिक कंपाउंड जो है वो क्या होता है, तो बेंजीन रिंग में OH ग्रुप लगा हो तो ये जो है वो फिनॉल होता है। फिनॉल हमारा कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक करेक्टर के लिए NO2, ठीक है, जिसमें कि -R इफेक्ट होता है, ठीक है, और -I इफेक्ट। तो -I और -R जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को जो है वो बढ़ाता है, जैसे कि CH3 हो गया, इसमें +R इफेक्ट होता है और ये +I इफेक्ट होता है, तो ये जो है वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करता है। क्लियर है, ओके। तो अब देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे ज़्यादा जो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, तो ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो एसिडिक होगा नहीं, ठीक है ना। फिनॉल ही एसिडिक होगा और फिनॉल में ये NO2 ग्रुप है, तो ये एसिडिक करेक्टर को जो है वो बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा ये, फिर ये फिनॉल, फिर ये एसिडिक करेक्टर कम हो करता है, तो फिनॉल से कम एसिडिक करेक्टर इसका होगा, फिर इसका अल्कोहल का हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आपका ऑर्डर ऐसा तय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 71 द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोफाइल इज। तो इलेक्ट्रोफाइल का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो इलेक्ट्रोफाइल इज अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज एंड कैन फॉर्म अ बॉडी by accepting a pair of electron from another electrophile. Electrophile are generally neutral species and can form a bond by accepting a pair of electron from a nucleophile. तो electrophile can either neutral or positively charged species and can form bond by accepting a pair of electron from a nucleophile. तो ये जो है वो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज होता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, जो कि लोन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट करता है, और लोन पेयर डोनर जो है उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्ट इजीली। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो मोस्ट इजीली जो है वो कौन सा देगा। तो देखो ज़रा यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो हमें देखनी है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो इजीली जो है वो कौन देगा। तो देखो ज़रा, जहाँ पर जो है वो -I या -R इफेक्ट होगा, तो वो जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो आपका न्यूक्लियोफिलिक आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो NO2 जो है यहाँ पे क्या होता है, -R इफेक्ट शो करता है, ये +R में चला जाएगा, ये जो है वो +R में चला जाएगा क्योंकि इस पे लोन पेयर है, ठीक है ना। और ये तो आपका ठीक है क्लोरोबेंजीन है, तो सबसे ज़्यादा जो है वो ये करेगा। सो इसके बाद देखते हैं अरेंज द कार्बेनियन आयन। तो कार्बेनियन आयन जो है वो हमारे पास ये गिवन है। तो कार्बेनियन आयन में अगर हम देखें तो
CH3 ये होल थ्राइस और ये C नेगेटिव, ठीक है। फिर CCl3 ये, फिर CH3 होल टू CH नेगेटिव, और फिर ये बेंजाइल फॉर्म है C6H5 और CH2 और ये, ठीक है। और हमको जो है वो ऑर्डर जो है वो बताना है, तो ऑर्डर जो है वो क्या होगा, राइट। तो कार्बेनियन आयन का अगर हम देखें तो ये कार्बेनियन आयन जो है वो आपका 3 डिग्री में नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये CH3 करोगे, ये CH3 करोगे और यहाँ पे भी CH3 करोगे, राइट। तो ये तो हमारा 3 डिग्री है। तो कार्बेनियन आयन जो है वो कार्बोकेटाइन के जस्ट अपोजिट होता है। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है, तो कार्बेनियन आयन 1 डिग्री स्टेबल होगा, राइट। तो ये गलत है। फिर देखो जरा, ये हमारा 3 क्लोरीन से जो है वो हमारा ये कनेक्टेड है, राइट। तो ये 3 क्लोरीन से जो है वो हमारा कनेक्टेड है। तो यहाँ पे -I इफेक्ट जो है वो लग रहा है, और यहाँ पे जो है ये 2 डिग्री है, ठीक है। ये कार्बेनियन आयन जो है वो हमारा कैसा है, ये 2 डिग्री है। और ये जो है वो कार्बेनियन आयन फिनाइल से ये -I इफेक्ट है, ये -I इफेक्ट। तो -I इफेक्ट जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा कार्बेनियन आयन जो है वो स्टेबल होता है। तो सबसे ज़्यादा -I इफेक्ट इसमें नज़र आ रहा है, फिर इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। फिर ये वाला स्टेबल हो जाएगा और फिर ये वाला, क्योंकि 3 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबल होता है। तो आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ये -I इफेक्ट इसके कारण, फिर -I, फिर यहाँ पे ये 2 डिग्री और फिर ये 3 डिग्री वाला, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ कंबसन ऑफ अबव कंपाउंड इज, तो हीट ऑफ कंबसन देखते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे 4 कार्बन है, ठीक है, साइक्लोब्यूटेन, और यहाँ पे 5 कार्बन है साइक्लोपेंटेन। तो हीट ऑफ कंबसन जितने ज़्यादा कार्बन होंगे, हीट ऑफ कंबसन वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो 3rd, 2 और 1st, तो आपका C ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। भाई जितना ज़्यादा कार्बन बर्न होगा उतनी ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज होगी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ गिवन कंपाउंड इज, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कौन करता है, तो -R और -I इफेक्ट जो है वो इंक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। और +R और +I ये डिक्रीज करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को, राइट। तो यहाँ पे देखो ज़रा, एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो CN, तो ये यहाँ पे CN जो है यहाँ पे -R इफेक्ट जो है वो लगाएगा, ठीक है। और COCH3, ठीक है, OCH3 है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो OH है, और यहाँ पे जो है वो ये। तो देखो ज़रा, जहाँ पे -I इफेक्ट होगा वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा -R इफेक्ट -I इफेक्ट, तो सबसे ज़्यादा ये CN, ठीक है, साइनाइड। तो यहाँ पे -I इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एसिडिक करेक्टर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। फिर यहाँ पे चूँकि लोन पेयर है तो ये +R में चला जाएगा, ये भी +R में चला जाएगा क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, हाइपर कंजुगेशन के कारण। तो फिर इसके बाद आपका फिनॉल पे चला जाएगा, फिर इसके बाद आपका ये चला जाएगा, फिर आपका इसके बाद ये चला जाएगा। तो आपका A ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो -R इफेक्ट के कारण, -I इफेक्ट के कारण ये पहले नंबर पे, फिर आपका ये हो जाएगा, फिर आपका जो है वो ये हो जाएगा, फिर आपका ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखो ज़रा, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइज्ड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ये sp में है और ये भी sp में है, लेकिन एक ही हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, sp हाइड्रोजन, ठीक है, ये sp2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो sp कार्बन पे हाइड्रोजन की ज़्यादा होती है, फिर sp2 वाले की होती है, फिर इसके बाद sp3 वाले की होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे sp वाले 2 हाइड्रोजन हैं, ठीक है, sp हाइब्रिडाइज वाला एक ही हाइड्रोजन है, और यह फिर sp2 वाला। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन एसिमेट्रिक कार्बन, तो एसिमेट्रिक कार्बन मतलब कार्बन की चारों बैलेंसीज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए,
ठीक है, कार्बन की चारों वैलेंसीज जो है वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। कार्बन से 4 ग्रुप जो है वो डिफरेंटली जो है वो अटैच्ड हो तो एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन ये नहीं होगा, 2 हाइड्रोजन ये नहीं होगा, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन और ये 2 क्लोरीन, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 हाइड्रोजन ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये कार्बन अगर हम देखें तो इसमें एक हाइड्रोजन है, एक ये है, एक ये, 3 ग्रुप डिफरेंट, और चौथा ग्रुप हम ये मिथाइल ग्रुप मानते हैं। ठीक है, तो अब CH3 और ये Br, तो Br जो है इससे क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, CH2Br, तो बस आपका ये एसिमेट्रिक कार्बन है, 4 डिफरेंट ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड हैं, इसलिए आपका एसिमेट्रिक कार्बन जो है वो D वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इज़ नॉट फाउंड इन अल्कीन्स, तो अल्कीन्स में क्या नहीं होता, तो कोई भी अल्कीन्स जो है वो हमने लिखा CH3CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH2 और ये CH3, मान लीजिए हमने ये एल्कीन जो है वो हमने लिखा है, तो क्या चेन आइसोमेरिज्म होगा, तो चेन आइसोमेरिज्म जो है वो हो जाएगा। ठीक है, चेन जो है CH3 को हम यहाँ पे लटका सकते हैं, तो चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ओके, पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग से पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। मेटामेरिज्म होगा तो भाई यही नहीं होगा, तो आपका C ऑप्शन करेक्ट है। द कंपाउंड C4H10O कैन सोज, तो C4H10O क्या करता है, तो C4H10O, ठीक है, अगर हम इसको देखें तो ये बनता है हमारा CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये हमारा एक एल्कोहल है, और अगर हम इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दें CH3 CH2O CH2 और ये CH3, राइट, तो ये जो है वो हमारा जो है वो ईथर बन जाता है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या ये हमारा फंक्शन आइसोमेरिज्म होगा, यस, तो ये दोनों फंक्शन आइसोमेरिज्म है। क्या ये मेटामेरिज्म शो करेगा, यस, यहाँ पे मेटामेरिज्म भी हो जाएगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस, OH के कारण यहाँ पे पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगी। तो ऑल टाइप की आइसोमेरिज्म यहाँ पे पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। मेजो टार्ट्रिक एसिड इज ऑप्टिकली इनेक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो मॉलिक्यूलर सिमेट्री के कारण जो है वो मेजो टार्ट्रिक एसिड जो है वो ऑप्टिकली इनेक्टिव होता है। तो COOH, ठीक है, CHOH CHOH COOH, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है होती है, इस कारण प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण जो है वो ये हमारा कैसा होता है, ऑप्टिकली इनेक्टिव हो जाता है। आगे देखते हैं। रेसिमिक मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग 2, तो रेसिमिक मिक्सचर जो है वो बनता है, तो रेसिमिक मिक्सचर जब 2 D और L, ठीक है, ठीक है, D और L जो है जब वो हमारे मिक्स होते हैं तो आपका रेसिमिक मिक्सचर जो है बनता है। तो एंजियोमर विथ काइरल कार्बन जब ये आते हैं तो हमारा, ठीक है, D और L, ठीक है, D और L 50% D और 50% जो है वो L मिक्स होता है, तो हमारा एंजियोमर जो है वो बनता है। तो हमारा D ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 82 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड आर एंजियोमर, तो एंजियोमर हमको बताना है कौन से होंगे। तो एंजियोमर में क्या होना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। तो देखो जरा, क्या ये एंजियोमर है, नो, क्योंकि OH इधर है OH इधर है, मतलब एंजियोमर में क्या होता है, ये ग्रुप चेंज हो जाएंगे, तो ये तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ये H, तो H इधर OH इधर, तो ये रिप्लेस हो गया, ये रिप्लेस हो गया, और ये काइरल कार्बन भी है, तो ये दोनों हमारे जो है वो एंजियोमर हो जाएंगे। यहाँ पे देखो HOH, ये तो रिप्लेसमेंट हुआ, लेकिन ये रिप्लेस नहीं हुआ, तो एंजियोमर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ज़रा, OH रिप्लेस नहीं हुआ, ठीक है, ये रिप्लेस हुआ, ये रिप्लेस नहीं हुआ, तो ये भी नहीं होगा, तुम्हारा B ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म इज़ फाउंड इन, तो कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, तो हमको देखो कीटो चाहिए और यहाँ पे कीटो इनॉल हो जाएगा, तो यस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, तो डबल बॉन्ड का कीटो इनॉल क्या हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O CH2 C, ये OH और डबल बॉन्ड CH2, ये इनॉल फॉर्म बन जाएगा। इसमें भी हो जाएगा, यस, क्या हो जाएगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, डबल बॉन्ड, ये C यहाँ पे OH करोगे, ये डबल बॉन्ड CH2, ऐसा हो जाएगा, राइट। तो दोनों में हो जाएगा कीटो इनॉल फॉर्म। ठीक है, आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइफ
फिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो बाईफिनाइल ऑप्टिकली एक्टिव जब ऑर्थो पोजीशन पे दो ग्रुप जुड़े हों तो इनके कारण जो है ये जो रिंग होती है, ठीक है, प्लेन में नहीं रहती है हिंड्रेंस के कारण, इसलिए फिर ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने लगते हैं। तो आर्थो पोजीशन पे बाईफिनाइल में अगर ग्रुप लगे हों तो फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव जो है वो शो करने लगते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिंग जो है, जो अभी सिमेट्री थी जो कि प्लेन में थी, अब वो प्लेन में नहीं रहेगी। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिक्यूलर फार्मूला C3H9N। तो देखते हैं, सबसे पहले तो CH3 CH2 CH2 NH2, ठीक है, हमारा जो है वो ये क्या बना, प्रोपेनामाइन, ठीक है ना, तो प्रोपेन अमाइन बना। फिर हमारा देखते हैं CH3 CH NH2 को हम इधर ले आए, ठीक है, और ये CH3, तो प्रोपेन 2 अमाइन हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे CH3 CH NH और ये CH3, ठीक है ना, तो मिथाइल इथेनामाइन हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है वो हमारा ये N, ये CH3 एंड ये CH3, तो N मिथाइल मिथिन अमाइन हो जाएगा, राइट। तो बस ये जो है वो हमारा 4 जो है वो आपके बन जाएंगे, ठीक है। तो आपके 4 जो है वो आइसोमर जो है वो पॉसिबल हो जाएंगे। मेलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड आर, तो ये आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होते हैं। तो C डबल बॉन्ड C COH, ठीक है, H, तो ये हमारा मेलिक एसिड होगा। और फ्यूमेरिक एसिड जो है वो ट्रांसफॉर्म होता है, तो H COOH C COOH और H, तो ट्रांसफॉर्म जो है वो फ्यूमेरिक एसिड होता है और ये हमारा मेलिक एसिड होगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। द IUPAC नेम फॉर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2COH NH2। तो देखो जरा, ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, तो ये अमीनो कहलाएगा। तो 3 अमीनो हैं, तो इसमें तो 3 अमीनो कहीं है, हाँ यहाँ पे है 3 अमीनो हैं, तो हम लिखेंगे 3 अमीनो, ठीक है, 3 अमीनो, ठीक है, इसको ऐसा लिख लो 3 अमीनो। और फिर इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट SPPM हमें लिखना है। फिर प्रिंसिपल चेन है, कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, तो लिखा जाएगा हेप्ट। फिर डबल बॉन्ड है, मतलब ये वाला प्राइमरी सफिक्स, तो इन आएगा, कितने पोजीशन 5 पे है, तो 5 इन। और ये ओइक एसिड, तो 1 ओइक एसिड, ठीक है। तो बस आपका जो है वो 3 अमीनो 5 हेप्टीन ओइक एसिड जो है वो आपका IUPAC हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विच बॉन्ड एंगल इज हाईएस्ट, तो बॉन्ड एंगल जो है वो sp हाइब्रिडाइज्ड के लिए 180 होता है, sp2 के लिए 120 होता है, ठीक है ये, और sp3 के लिए 109.5 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो sp हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड एंगल ज़्यादा। द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड इज, तो IUPAC नेम देखो जरा, तो ये हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 एंड ये 6, ठीक है। तो हमको बताना है, ये तो हमारा अल्डिहाइड ग्रुप है, मेन फंक्शन ग्रुप है, ओके। तो 3 कीटो, ठीक है, 3 नंबर पे जो है वो आएगा कीटो, 3 कीटो, ठीक है। और SPPM हमें चलाना है, तो सब्स्टिट्यूएंट हम लिख चुके। चेन कितने की है, प्रिंसिपल चेन 6 कार्बन की, तो लिखा जाएगा हेक्स, ठीक है। और अभी ये मिथाइल ग्रुप रह गया भाई, ये CH3 तो यहाँ रह गया, तो आपको लिखना पड़ेगा 3 कीटो। फिर अभी सब्स्टिट्यूएंट कंप्लीट नहीं हुए थे, तो लिखना पड़ेगा 2 मिथाइल, ठीक है, तो 2 मिथाइल, ओके। फिर इसके बाद जो है प्रिंसिपल चेन, तो प्रिंसिपल चेन कितने कार्बन की, 6 कार्बन की, तो लिखा जाएगा हेक्स। फिर ये प्राइमरी सफिक्स, तो इन आएगा, तो 4th नंबर पे इन है, 4 इन।
और 1 अल, ठीक है, ये मेन फंक्शन ग्रुप है तो सबसे बाद में लिखा जाएगा। तो 4 इनअल मतलब आपका जो है वो 3 कीटो 2 मिथाइल हेक्स 4 इनअल मतलब आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग इज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो आपका ये हो जाएगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, क्लोरीन सॉरी ऑक्सीजन 3.5, क्लोरीन की 3 और ये 2.55, ठीक है, 2.5 होती है, 55 नहीं 2.5 होती है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो है वो आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर रॉन्ग। तो स्टेटमेंट रॉन्ग बताना है। वंडरवॉल रेडियस ऑफ आयोडीन इज मोर देन इट्स कोवेलेंट रेडियस, बिल्कुल सही है। ऑल आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन बिलोंग टू सेम पीरियड इन द पीरियोडिक टेबल, तो भाई ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयन अगर आप देखोगे ना तो सेकेंड पीरियड में देखोगे आप, तो सेकेंड पीरियड में ली बी बक नो फा नी, तो यहाँ पे देखो और थर्ड पीरियड में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करें इनमें और इनमें तो देखो ज़रा, नाइट्रोजन -3 है, फिर ऑक्सीजन -2, फ्लोरीन नेगेटिव, नियॉन, ठीक है, फिर सोडियम प्लस में, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3 और +3, ठीक है। तो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं, 10 10 10 सब में हैं, तो सेम पीरियड में तो नहीं होते हैं, राइट। तो यही हमारा रॉन्ग है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल के लिए क्या है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक रेडियस, नो। इट रिमेन कॉन्स्टेंट विथ चेंज इन एटॉमिक रेडियस, नो। इट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, फोर्थ है। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। तो हमको पता है कि ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। तो डिक्रीज होता है, इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ेगी तो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज रेडियस वुड बी मैक्सिमम। तो देखो जरा, ये सब हमारी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। कार्बन -4 10 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और नाइट्राइड -3 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्साइड ये 10 इलेक्ट्रॉन है, और मैग्नीशियम +2 इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये स्पीसीज है, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रोटॉन अगर हम देखें तो कार्बन में 6 प्रोटॉन, नाइट्रोजन में 7, यहाँ पे 8 और यहाँ पे 12। तो प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे मिनिमम होगा, तो साइज जो है वो ये हो जाएगी। तो रेडियस सबसे ज़्यादा C-4 की होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो हमारा हीलियम न्यूक्लियस कहलाता है। तो He+2, He+2 तो नहीं है, तो He2 4 और +2 ये हमारा हीलियम न्यूक्लियस जो है वो कहलाता है। तो आपका जो है वो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट एन इम्पॉसिबल अरेंजमेंट NLMS। तो देखो जरा, हमारा ये इम्पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि n अगर 3 है तो l जो है वो n-1 मतलब कि 3 - 1 मतलब 2, मतलब 0 1 and 2 ये होता है। तो l की वैल्यू जो है वो एक कम होती है, ठीक है, n से, ये सही है। फिर m जो है वो क्या होता है, 0 +l और -l, और l यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम 2 तक है, तो ये -3 नहीं हो सकता, -2 तक पॉसिबल है, राइट। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ये इम्पॉसिबल पेयर है, ठीक है। px ऑर्बिटल कैन एक्मोडेट, तो p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये हमारा px, p बाय pz। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विथ अपोजिट स्पिन, तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, अपोजिट स्पिन में, पैरेलल स्पिन में नहीं, अपोजिट स्पिन में, ठीक है ना। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो आयरन +2 में है। आयरन +2 में कैसे, तो देखो ज़रा, आयरन होता है 26, तो 3d6 4s2, आयरन +2 मतलब 3d में 6 है, 4s 0 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर लोगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। मैग्नीशियम में 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। टाइटेनियम देखो 22 होता है, कितना होता है 3d2 4s2, तो टाइटेनियम 3 हो गया, +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो 3d में एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा, ठीक है। और वेनेडियम कितना होता है 23, तो 3d3 4s2, तो वेनेडियम +3 की अगर देखोगे तो 3d2 बचेगा, तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नज़र आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आयरन के केस में होगा। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो एक्सिस के अलोंग जो है वो किसकी होती है, ये एक्सिस है, तो एक्सिस के अलोंग जो है वो डबल डम्बल जो है वो ये हमारा dx² - y² होता है, और ये dz² जो है वो हमारा दूसरा डम्बल जो है वो यहीं पे मर्ज हो जाता है, तो ये dz² है। और एक्सिस से 45 एंगल पे अगर डम्बल हैं तो ये हमारा xy है, तो ये हमारा dxy होगा। और एक्सिस से 45 एंगल पे डबल डम्बल बनते हैं, अगर हमारा ये y और ये z है तो dyz होगा, और अगर हमारा ये x और z है तो एक्सिस से 45 एंगल पे हमारा ये dxz होगा, ठीक है, क्लियर है, ओके। रैंक द फॉलोइंग रिएक्शन ए बी सी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रेट। तो देखो जरा, ये हमारा अल्डिहाइड है और ये हमारा मेटा पोजीशन पे जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यस SO3H आया, और यह मिथाइल ग्रुप है, और ये चूँकि ये हमारा -R इफेक्ट देता है तो ये मेटा पोजीशन पे आएगा, ये हमारा +R इफेक्ट देता है तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है ना, ओके। और यहाँ पे देखो ज़रा NO2 ये हमारा -R में आता है और ये हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इसमें हमको बताना है कि इंक्रीजिंग रेट, तो भाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा होता है जहाँ पे -R इफेक्ट जो है वो ज़्यादा लगता है, तो -R इफेक्ट जो है वो ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो -R सबसे ज़्यादा कहाँ पे लग रहा है, ठीक है, तो -R जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे लग रहा है, तो -R तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लग रहा है, राइट। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो -R जहाँ पे होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे कम होगा, +R मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है, +R ज़्यादा तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा, ठीक है ना। तो +R कहाँ पे होगा, यहाँ पे, तो बी ऑप्शन सबसे ज़्यादा। -R दोनों में -R ये ज़्यादा होता है, तो -R जो है वो अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो कम होगा, तो -R यहाँ पे मैक्सिमम है, तो BAC जो है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इन दी विलो कंपाउंड करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल बी, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो कहाँ पर आपका होगा, ठीक है। तो +R अगर है, ठीक है, तो यहाँ पे +R, ठीक है, और ये -I, ठीक है, ये -R और यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो +R अगर है तो जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो B में होगा, फिर -R है तो सबसे कम तो वहीं होगा, ठीक है। फिर -I जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को जो है वो क्या करती है, कम करती है, राइट। तो -I और -R इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को -I और -R ये क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो डिक्रीज होता है,
प्लस आई एंड प्लस आर ये दोनों बढ़ाते हैं तो फिर बेंजीन हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है वो आपका माइनस आई आएगा और फिर माइनस आर वाला आएगा, तो आपका ये ए ऑप्शन हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जो है वो आपका प्लस आर वाला, फिर ये बेंजीन, फिर ये माइनस आई, फिर माइनस आर, ठीक है ना। तो माइनस आर जो है वो माइनस आई पे क्या होता है, डोमिनेंट होता है। क्लियर है। तो ये हमारा जो है वो PABT जो है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करें, उसको शेयर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वंस अगेन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।